हेलो फ्रेंड्स, द रियल इनसाइट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इससे संबंधित जो भी टॉपिक है या जो भी सवाल हैं उन सबको हम आसान शब्दों में जानेंगे और समझेंगे। जनता के बिना वोट दिए राष्ट्रपति कैसे चुन लिया जाता है, राष्ट्रपति को कौन वोट दे सकता है, राष्ट्रपति को कौन वोट नहीं दे सकता है, देश के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार का मिनिमम एज और क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, देश के राष्ट्रपति को चुनने का तरीका क्या है, राष्ट्रपति को जीत के लिए कितने वोटों की आवश्यकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर और पूरी प्रक्रिया को हम जानेंगे आसान शब्दों में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर करें, नीचे दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर बार आपको हमारा नया वीडियो सबसे पहले मिले। तो अब जानते हैं कि राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का क्या क्वालिफिकेशन होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 से 58 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव अधिनियम 1952 के हिसाब से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 के जमानत राशि के साथ नामांकन भरना होता है। इतना ही नहीं, इसके साथ राष्ट्रपति के उम्मीदवार का 50 वोटर जो कि सांसद या विधायक हो सकते हैं, उनका प्रस्ताव और अन्य 50 वोटर का अनुमोदन भी होना चाहिए। यानी कि जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होता है उसका कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक साथ दे रहे हों, नहीं तो वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन नहीं भर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक कितने बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए व्यक्ति की एज यानी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता भी होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य भी हो सकता है, पर जैसे ही उसका राष्ट्रपति पद के लिए चयन हो जाता है तो उसे वो सदस्यता छोड़नी पड़ती है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने और देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी बनी। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आसान शब्दों में भारत के लोग सीधे सीधे राष्ट्रपति नहीं चुनते, बल्कि भारत के लोगों के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल बोलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है। चुनाव बैलेट पेपर से किया जाता है। इसमें सभी सांसद और विधायक बैलेट पेपर से अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद के उम्मीदवार की जानकारी देते हैं। प्रत्येक मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार है। राष्ट्रपति चुनाव में जिसे ज़्यादा वोट मिलता है वो नहीं जीतता, बल्कि वो उम्मीदवार जीतता है जिसे तय कोटा से ज़्यादा वोट मिलता है। जिस भी उम्मीदवार को सांसदों और विधायकों के मतों के कुल मूल्य का 50% से एक ज़्यादा वोट मिलता है, उसकी जीत होती है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, जिन्हें सांसद या एमपी कहा जाता है। हर राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिन्हें विधायक या एमएलए कहा जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। ऐसा 1992 के 70वें संविधान के संशोधन से हुआ। अब जानते हैं कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सदस्य और राज्य के विधान परिषदों के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। यानी राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड या मनोनीत सांसद इसमें वोट नहीं कर सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, लता मंगेशकर इत्यादि। और सभी राज्यों के विधान परिषद के मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं।
यानी सिर्फ वही सांसद और विधायक जो जनता से चुन के आते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। जैसा पहले आपको बताया कि राज्य के विधान परिषदों के सदस्य भी इसमें वोट नहीं डाल सकते, यानी भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद भी है, पर ऐसे 6 राज्यों के विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। आसान शब्दों में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, हर राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डाल सकते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल का हिस्सा बन सकते हैं। और जो वोट नहीं डाल सकते उनमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य और राज्य के विधान परिषदों के सदस्य भी वोट नहीं डाल सकते और ये लोग निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं बन सकते। इस तरह से भारत में वर्तमान में कुल 4,809 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद 776 हैं और सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य जो 4,033 हैं। गौरतलब बात यह है कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का एक सदस्य केवल एक ही वोट दे सकता है। अगर किसी राज्य में या कई राज्यों में विधानसभा भंग है या विधानसभा की कई सीटें खाली हैं तो भी संविधान के अनुच्छेद 71(4) के अनुसार राष्ट्रपति पद का चुनाव तय समय पे ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब जानते हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव किस तरीके से होता है। राष्ट्रपति ज़्यादा वोटों से नहीं बल्कि राष्ट्रपति ज़्यादा मूल्य के वोटों से चुनाव जीतते हैं। इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि जो एमपी और एमएलए इलेक्शन में भाग लेते हैं उनका वोट किस तरह से काउंट किया जाता है। एमपी के वोट का वैल्यू यानी मूल्य को अलग तरीके से गिना जाता है और एमएलए के वोट के मूल्य को अलग तरीके से गिना जाता है। तो पहले जानते हैं एमएलए यानी विधायक के वोट के मूल्य को कैसे गिना जाता है। हर राज्य के विधायक के वोट का मूल्य उस राज्य के जनसंख्या से निर्धारित किया जाता है, यानी राज्य के जनसंख्या और राज्य के कुल कितने एमएलए हैं उससे एक वोट का मूल्य कितना है तय किया जाता है। गौरतलब है कि 1971 में की गई जनगणना को जनसंख्या का आधार माना जाता है और ये 2026 तक माना जाएगा। राज्य के विधायक के एक वोट के मूल्य को जानने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स इनटू 1/1000, यानी कि राज्य के जनसंख्या को राज्य के कुल एमएलए की संख्या से डिवाइड यानी भाग किया जाता है और जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे फिर से 1000 से भाग किया जाता है। इस तरह से राज्य के एक एमएलए के वोट का मूल्य यानी वैल्यू निकाला जाता है। अब पूरे राज्य के एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए एक एमएलए के वोट के वैल्यू को कुल एमएलए के नंबर से गुना किया जाता है। इस तरह से हर राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। इसको अब एक उदाहरण से समझते हैं। यूपी की जनसंख्या है 8,38,49,775 और यूपी विधानसभा के कुल एमएलए हैं 403। इसको ऊपर दिए गए फॉर्मूला में अगर हम फिट करेंगे तो 8,38,49,775 इसको हम डिवाइड करेंगे 403 से, जो फल आएगा उसे फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे, इसका जवाब आता है 208। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ यूपी स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के कुल वोट्स का मूल्य होगा 403 × 208 यानी कि 83,824। तो यूपी में एक एमएलए की वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है यानी कि 208। उसी तरह से महाराष्ट्र में एक एमएलए की वोट की वैल्यू है 175, वहीं उड़ीसा की है 149, राजस्थान की है 129 और सिक्किम के एमएलए के वोट की वैल्यू सबसे कम है यानी कि सिर्फ 7, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सिक्किम के अनुपात में बहुत ज़्यादा है। यानी यूपी के 403 विधायक का कुल मूल्य राष्ट्रपति इलेक्शन में 403 × 208 यानी कि 83,824 है और सिक्किम के 32 विधायक
का कुल मूल्य राष्ट्रपति इलेक्शंस में 32 गुणे 7 यानी 224 है। यानी बड़े राज्यों में विधायक के वोट यानी मत का मूल्य ज़्यादा होगा और छोटे राज्यों में विधायक के वोट का मूल्य कम होगा। इस तरह से पूरे भारत के विधायकों का मूल्य बनता है 5,43,231। ये तो हमने विधायकों के वोट के बारे में जाना। अब सांसदों के वोट का मूल्य कितना होता है ये जानते हैं। देश के टोटल एमएलए के वोट के वैल्यू का जो कुल मूल्य है उसे कुल सांसदों के संख्या से डिवाइड यानी भाग करना होगा। मतलब पूरे देश के विधायकों के मतों का मूल्य जोड़ के इसको देश के कुल सांसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के एमपी के कुल योग से भाग दिया जाता है। जो फल मिलता है वही एक सांसद के वोट का मूल्य होता है। इसका फॉर्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वोट्स ऑफ एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, यानी कि 5,43,231 इसको हम भाग करेंगे 776 से तो जवाब आएगा 700, यानी एक एमपी के मत का मूल्य है 700। अब पूरे देश के सांसदों के मत का कुल मूल्य होगा 776 गुणे 700 यानी कि 5,43,200। इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल का टोटल वैल्यू होगा 5,43,200 प्लस 5,43,231 यानी कि 10,86,431। देश के सांसदों और विधायकों के वोट का कुल मूल्य 10,86,431 है। जीत के लिए चाहिए इसका 50% प्लस 1, यानी 10,86,431 का 50% प्लस 1 होता है 5,43,216। जिस किसी उम्मीदवार का 50% से ज़्यादा वोट मिलता है वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। देश के नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पद के लिए उन्हें शपथ दिलाते हैं। इस तरह से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके साथ मेरा आज का एनालिसिस समाप्त होता है। अगली बार फिर नए ट्रेंडिंग टॉपिक का डिटेल्ड विश्लेषण करने आपके सामने आऊँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर बार मेरा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। धन्यवाद।